बताइएगा कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें आपको क्या लगता है कि अमेरिका की जानिब से ऐसा बयान आना उसे मज़ीद मजबूत दिखा रहा है, जिसमें वो अपने इत्तेहादियों से फिर से मदद तलब कर रहा है और मुआशी पाबंदियों का जो है तकाजा कर रहा है, या फिर इसे कमज़ोर दिखा रहा है? अली, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही एक डेस्परेट अटेम्प्ट है कि किसी तरीके से ईरान के घुटने टिकवाए जाएं। अगर आप ये देखें कि जो जनरल परसेप्शन है इस जंग के बारे में पूरी दुनिया में, वो ये है कि अमेरिका और इजराइल ये जंग हार चुके हैं और ईरान ये जंग जीत चुका है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि इस फेज में जो कि एक स्टेलमेट कंडीशन है, ईरान का जो एटीट्यूड है वो सख्त से सख्त होता चला जा रहा है और अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरीके से कोई एक ऐसा मुआहदा हो जो वो अपने इलेक्टोरेट को एज अ विक्ट्री बेच सके। लेकिन जब उसको इस यहाँ सक्सेस नहीं मिल रही तो वो अब जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस की तरफ जा रहा है। अभी जो पिछले 24 घंटे में जो हमने एक्सियोस के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप की पोस्ट देखी, उसके बाद से अभी तक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टिव इशू नहीं किया है। अभी भी चंद घंटों पहले जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हम मंडे या ट्यूसडे को कोई एक्शन लेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि क्या कहते हैं कि उनका कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब वो इसको जो है क्या कहते हैं कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये देखें कि ऑलरेडी 1979 से ईरान सैंक्शंस के अंदर अली मौजूद है और अमेरिका हर किस्म की सैंक्शन उनके ऊपर लगा चुका है। इस मर्तबा वो ये चाह रहा है कि जो उसके हलीफ हैं पूरी दुनिया में वो उसका साथ दें। अब ये हमने देखना होगा कि जब अमेरिका वो सैंक्शंस लगाता है तो क्या वो उसके हलीफ उस सैंक्शंस में उसका उतना ही साथ देते हैं जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या उतना साथ देंगे जितना उन्होंने ईरान अमेरिकन वॉर में उसका साथ दिया। खान साहब, वैसे ये बात आपकी दुरुस्त है कि अपने हलीफों से तकाजा किया जा रहा है, लेकिन हलीफ तो पहले भी साथ थे। ये तो ईरान ने अपना गो अराउंड एक बनाया था जिसके जरिए वो अपनी मईशत को इस्तेहकाम दे सका है, जिसमें हम देख रहे हैं कैस्पियन सी इन्वॉल्व था, रशिया से ट्रेड इन्वॉल्व थी और खुफिया ट्रेड जो है जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कि चाइना के साथ भी ये ट्रेड मुसलसल जारी थी और इनका एक जो है कार्गो फ्लीट था जो कि शैडो तरीके से काम करता था और जो पानियों में मुंतकली होती थी तेल की, जिसके बाद इसको जो है चाइना के बॉर्डर्स पे उतारा जाता था। तो आपको लगता है कि ये तो गो अराउंड इनके हलीफों की जो मईशत है और इनके जो सिस्टम्स हैं उनसे मुख्तलिफ इन्होंने एक सिस्टम तो बना रखा था और उसको तो डैमेज किसी सूरत नहीं पहुंचेगा? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं अली, लेकिन इसके साथ ये भी था कि पूरी दुनिया जो है वो किसी ना किसी तरीके से ईरान के साथ ट्रेड कर रही थी और खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में यूएई जो था वो उनके लिए एक ऑफशोर पोर्ट था। जो वहां से जो ईरान से जो एक्सपोर्ट होती थी वो ऑलमोस्ट तकरीबन 21 बिलियन डॉलर्स की होती थी, जबकि ईरान सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स की चीजें दुबई से इंपोर्ट करता था। अब जबकि यूएई ने इन सैंक्शंस में अमेरिका का साथ देते हुए उसके साथ हर तरीके के ट्रेड रिलेशंस खत्म कर दिए, तो ये एक डस तो उनको पड़ी है और ये काफी यानी कि तकलीफ दे भी हो सकती है उनके लिए, क्योंकि उनके पास ये पर्शियन गल्फ में या इस जगह कोई अल्टरनेट पोर्ट्स मौजूद नहीं हैं जिनसे वो अपनी ट्रेड कर सकें। लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि हमें ये देखना होगा कि चाइना, रशिया, तुर्की और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं जो उनको बॉर्डर करते हैं लाइक ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो किस तरह इसको इन सैंक्शंस के ऊपर बिहेव करते हैं। दूसरी बात हमें ये भी समझनी चाहिए अली कि अमेरिका या उसके हलीफ जो हैं जो डॉलर में ट्रेड होती है सिर्फ उसको रोक सकते हैं। जो नॉन डॉलर ट्रेड होती है या जो ब्लैक ट्रेड होती है उसके ऊपर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर चाइना और रशिया इस एम्बार्गो में अमेरिका का साथ नहीं देते तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई नई सैंक्शंस अमेरिका के पास मौजूद नहीं है जिसको वो ईरान के ऊपर लगा सके। और एग्जैक्टली यही बात अगर आप अल जजीरा और CNN सुने तो वहां जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं वो यही बात करें कि अमेरिका सिवाय अपने हलीफों से मदद मांगने के
और क्या नई चीज कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा अली, मैं ये समझता हूं कि ये अमेरिका की स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस शो कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि ना अमेरिका मिलिटरीली कुछ इस इलाके में ईरान के खिलाफ हासिल कर सका है, और ना ही जो उसने 50 साल से सैंक्शंस लगाई हुई हैं उससे उसको अभी तक कुछ हासिल हुआ और है। ये ना सिर्फ इंटरनेशनली उसकी एक इमेज पर डेंट डाल रहा है, उसे टार्निश कर रहा है, बल्कि जो उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें भी जो उनका मौजूदा प्रेसिडेंट है वो फिर मिड टर्म इलेक्शन के बाद सिटिंग डक की सिचुएशन में आ जाएगा। एग्जैक्टली और इसीलिए अली आप ये देखें कि इस वक्त आपको ये एहसास होता है कि लाइक अमेरिका और इजराइल इस वक्त ये जो 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी उसके रेजोल्यूशन की तरफ अब नहीं बढ़ना चाह रहे, या वो उसको डिले कर रहे हैं। और वो बेसिकली इसलिए डिले करेंगे, वो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जंग खत्म करके इस जंग की कॉस्ट को कम कर सकें और अपने इलेक्टोरेट को अपनी इलेक्शंस में दोनों कंट्रीज जाके ये कह सके कि उनको कोई अल्टीमेट विक्ट्री मिली है। लेकिन जबकि अब उनको मिलिट्री विक्ट्री नहीं मिल रही, तो उनके लिए जो सेफेस्ट बेट है वो यही है कि वो अब इलेक्शंस में जाएं एक वॉर सिचुएशन के अंदर, वो कहें कि ठीक है एक स्टेलमेट है और ना हम हारे हैं ना हम जीते हैं। सो जो ऑपोजिशन के पास एक कार्ड था प्रेसिडेंट ट्रंप या प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ कि आप जंग हार गए हैं, तो उस तरीके से ऑपोजिशन जो है वो कार्ड को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अगर रेजोल्यूशन हो जाता तो उस वक्त करती। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल में हम कोई यानी कि नवंबर से पहले अब हमें रेजोल्यूशन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब जो कुछ भी होगा मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स होंगे उन पे डिपेंडेंट होके पोस्ट नवंबर होगा। बिल्कुल ठीक। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी सिचुएशन पर नज़रसानी करने के लिए और हमें बताने के लिए कि इस वक्त जो अमेरिका की सूरत हाल है ईरान के साथ कशीदगी के बाद वो क्या है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।